अस्सलाम वालेकुम। तो बात करते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज़ के बारे में। तो चूँकि ये एक लंबा लेक्चर होगा, लिहाजा ये 2 वीडियोज़ के अंदर होगा। ये पार्ट 1 इसका ये है और इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज़ का मतलब है हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, और ये 2 तरह के हैं। एक वो है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है। अब स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल से क्या मुराद है? देखिए, हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। अगर इन अल्फ़ा या बीटा चेन्स में कोई डिफेक्ट आ जाए, जेनेटिक म्यूटेशन या किसी और रीज़न की वजह से, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। दूसरा ये हो सकता है कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तो नॉर्मल है, मगर क्या है कि बॉडी के अंदर जो उसकी नॉर्मल जो अमाउंट है उससे कम हो। ठीक है, तो अब हीमोग्लोबिनोपैथीज़ की एग्जांपल में आ जाता है सिकल सेल एनीमिया, आ जाता है एचबीसी, आ जाता है एचबीएस, आ जाता है एचबीएससी, आ जाता है और थैलेसीमियाज आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इनकी क्लासिफिकेशन जो है ना, ये हीमोग्लोबिनोपैथीज़ की, हम इन्हें 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक वो होती हैं जो होती है क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथीज़, और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथीज़। ये जो क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथीज़ होती हैं, इनके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है। अब क्वालिटी से क्या मुराद है? क्वालिटी से मुराद है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज होगा। हीमोग्लोबिन चेंज। और जो क्वांटिटेटिव होंगी उसके अंदर स्ट्रक्चर तो सेम होगा, मगर जो होगी वो अमाउंट जो होगी ना वो लेस देन नॉर्मल होगी। जब जैसे हमने शुरू में बात की थी, अमाउंट इज़ लेस देन नॉर्मल। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाता है क्वालिटेटिव के अंदर? इसके अंदर आ जाता है सिकल सेल एनीमिया, इसके अंदर आ जाता है एचबीसी, इसके अंदर आ जाता है एचबीएस, एचबीएससी। जबकि जो क्वांटिटेटिव है इसके अंदर आ जाते हैं थैलेसीमियाज। ठीक है, तो ये फर्दर हम जब डिस्कस करेंगे थैलेसीमियाज, तो उसमें हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव थैलेसीमियाज क्यों है। पहले हम डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथीज। इसके अंदर जो सबसे पहला डिसऑर्डर आता है उसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ये है सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसके अंदर डिफेक्ट आता है। इसके अंदर डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट इन बीटा ग्लोबिन चेन। अब हीमोग्लोबिन जो होती है वो 2 चेन से मिलकर बनती है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अगर जो बीटा चेन है इसके अंदर डिफेक्ट आ जाए, और वो डिफेक्ट क्यों आता है? वो आता है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। तो उस वक्त जो डिसऑर्डर होगा उसे हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। और वो डिसऑर्डर एक ख़ास प्लेस के ऊपर जब डिफेक्ट आएगा ना, तो उस वक्त वो सिकल सेल एनीमिया कहलाएगा। वो हम डिस्कस करते हैं। अब उसकी कॉज डिस्कस करते हैं। देखिए, कॉज के अंदर जो है ना, सिकल सेल एनीमिया की कॉज सबसे पहले ये है कि कॉज इसकी ज़ाहिर जेनेटिक म्यूटेशन है। जैसे ऊपर हमने लिखा, बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन आती है। अब नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं। जबकि जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन होती है उसे हम लिखते हैं अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 जो होती हैं ये सिकल सेल जो हीमोग्लोबिन जो बीटा चेन होती है सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन चेन की बीटा चेन होती है उसे हम कहते हैं बीटा, और ऊपर छोटा सा एस डालते हैं, और यहाँ पर ये इस तरह की 2 चेन होंगी। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए ये एक नॉर्मल जो है ना अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है। 1 बीटा चेन के अंदर 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर ये जो 6 पोजीशन है ना, ये आपस में कनेक्टेड है अमाइनो एसिड्स। इस 6 पोजीशन के अंदर नॉर्मली जो होता है वो अमाइनो एसिड ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है। ये एक एसिडिक अमाइनो एसिड है, याद रखें, ग्लूटामेट एक एसिडिक अमाइनो एसिड है। अब जब सिकल सेल एनीमिया होता है उस वक्त जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये जो ग्लूटामेट है वो रिप्लेस हो जाता है, किससे रिप्लेस हो जाता है? वो रिप्लेस हो जाता है वेलिन से। ग्लूटामेट किससे? वेलिन से रिप्लेस हो जाता है। ये जो वेलिन है ना, ये एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। ठीक है, वेलिन क्या है? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब क्या होगा, इस एक अमाइनो एसिड के चेंज की वजह से जो हीमोग्लोबिन होगी उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं यह है क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी। अब इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे जो इसका मेजर सिम्टम है ना वो है पेन।
टिश्यूज़ के अंदर ना लाइफ लॉन्ग एपिसोड्स ऑफ पेन होंगे, यानी कि पूरी ज़िंदगी जो होगी ना वो पेन होगी। चूँकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, लिहाजा इनका जो क्योर नहीं है, इनको ड्रग्स के ज़रिए हम कम कर सकते हैं इनके इफ़ेक्ट्स को, जबकि इनको हम टोटली क्योर नहीं कर सकते। ऑल्दो बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी कि वो मौजूद है, लेकिन वो इतना यानी कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसकी भी 100% जो है ना वो एफिशिएंसी नहीं है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना सिम्टम है वो पेन, उसके बाद है यहाँ पर क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, जो एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होंगे, जो सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स होंगे, वो जब स्प्लीन में से पास करेंगे लिवर में से, तो लिवर क्या करेगा, वो उनको नॉर्मल तो नहीं है ना, एबनॉर्मल है ना, तो लिवर उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो क्योंकि और इसके अंदर एक और जो है वो फीचर ये होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। और वो कम क्यों होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि उनकी जो शेप होती है वो डिस्टर्ब होती है नॉर्मल से, लिहाजा लिवर जो है ना वो उनको एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स कंसिडर करके उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। दूसरा यहाँ पर हो जाता है हाइपर बिलीरुबिनीमिया, ठीक है, जो बिलीरुबिन होती है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है, जब हीमोलिसिस हो रही होगी आरबीसीज की, तो ज़ाहिर है उससे हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगी, और हीमोग्लोबिन की जब मेटाबॉलिज्म होगी उससे बिलीरुबिन बनेगा। अब वो जो बिलीरुबिन है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाएगा। इसके बाद दूसरे उसके अंदर ये है कि ये इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन आरबीसीज का 20 डेज से भी लेस रह जाता है। नॉर्मली 120 डेज होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के केस में ये सिर्फ 20 डेज से भी लेस रह जाता है, जिसकी वजह से हमने कहा क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। उसके बाद जो इन पेशेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इनके अंदर बोन मैरो जो होता है उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, क्योंकि जो जब ब्लड सेल्स जो होते हैं कम हो जाते हैं, तो ये जो बोन मैरो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है ताकि बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। तो उससे क्या होता है, इसकी जो इसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि टिश्यू का साइज़ जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बोन चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम आ जाता है, स्प्लीनिक और रीनल डिसफंक्शन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं दे सफ़र फ्रॉम स्ट्रोक, ठीक है, उन्हें झटके लगते हैं। तो ये इसकी जो होगी चंद सिम्टम्स हो गए। अब हम देखते हैं कि सिकलिंग क्या है। सिकलिंग ये इस जो एनीमिया सिकल सेल एनीमिया है, इसको हमने सिकलिंग का मतलब है कि आरबीसीज की ये एक नॉर्मल शेप है, जिसके अंदर आरबीसीज जो होते हैं वो बाइकनकेव डिस्क से होते हैं, ठीक है, यानी कि जो दरमियान में फ्लैटेंड होते हैं और बाहर की तरफ जो होते हैं वो डिस्क की तरह होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ ना थोड़े से प्रोट्रूड हुए होते हैं, दोनों तरफ से थोड़े से पिंच हुए होते हैं। तो ये नॉर्मल एक शेप है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होती है तो उस वक्त क्या होता है, ये अगर हम साइड व्यू से देखें तो नॉर्मल आरबीसी कुछ ऐसे नज़र आता है, इस तरह बाइकनकेव डिस्क। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होता है उस वक्त आरबीसी की शक्ल थोड़ा सा यूँ सिकल की तरह हो जाती है, द्रांति की तरह। अब ये जो है ना ये इस वजह से होता है क्योंकि जो आरबीसी ये जो बीटा चेन है, बीटा चेन की जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो उस वक्त ये फोल्ड इस तरह से होगी कि जो है ना ये जो सक्सेसिव बीटा चेन होगी वो आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएंगी, और जब वो कंबाइन होकर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगी वो इस तरह से रेड ब्लड सेल के अंदर पैक होगा कि वो उसकी जो शेप है उसको बाइकनकेव डिस्क से सिकल शेप में कन्वर्ट कर देगा। ये हाफ मून जिस तरह होता है ना, ये उस तरह की शेप में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो सिकल सेल आरबीसीज होते हैं ये कैपिलरीज से जो है ना वो डिफ़िकल्टी पास करते हैं। कैपिलरीज का जो साइज़ होता है वो इतना होता है कि जितना रेड ब्लड सेल जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है उसके साइज़ के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो एट अ टाइम 1 रेड ब्लड सेल कैन पास थ्रू अ कैपिलरी। जब ये सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये जब पास करते हैं कैपिलरीज में से तो ये ब्लॉकेज कॉज करते हैं, और जब ब्लॉकेज होगी तो वो जो टिश्यू होगा उसको ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो अल्टीमेटली वो जो टिश्यू है उसके अंदर हाइपॉक्सिया हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जब हाइपॉक्सिया होगा तो उस टिश्यू की डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो इवेंचुअली जो सिकल सेल ये ब्लॉकेज ऑफ ब्लड कॉज करेंगे, और ब्लॉकेज से क्या होगा कि जो होगी वो टिश्यू डेथ होगी, और इवेंचुअली टिश्यू डेथ से एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो अगर यानी कि इसकी ट्रीटमेंट ना की गई तो वो जो पर्सन होगा उसकी भी डेथ हो सकती है, जो कि रेयर है। अच्छा, अब देखते हैं इसके अंदर
अच्छा, ये एक सिकलिंग की तो एक रीज़न तो ये हो गया ना कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो उसकी पैकिंग इस तरह से होती है कि जो आरबीसी की शेप है वो बाइकनकेव डिस्क से क्या हो जाती है, सिकल शेप। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि जो सिकलिंग है इसको इंक्रीज़ करते हैं। अब उनके अंदर सब, अच्छा, वो सारे के जो सारे फैक्टर्स हैं, जितने फैक्टर्स जो है ना वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज़ करते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, सिकलिंग के फिनोमेना को इंक्रीज़ करेंगे। उसके अंदर सबसे पहला आ जाता है डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है डिक्रीज पीएच, तीसरा है इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है डिहाइड्रेशन। इसलिए हम कहते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं दे मस्ट बी हाइड्रेटेड ऑल द टाइम। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ है वो इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। जब 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी ब्लड के अंदर तो उस वक्त क्या होगा, जो ब्लड की हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी वो कम होगी, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में होगा हीमोग्लोबिन। तो उस वक्त ये जो सिकलिंग का फिनोमेना ये इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रीटमेंट। अब जैसा कि हमें पता है ये जो है ना ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसकी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं है। अलबत्ता ये है कि कुछ प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहली ये है कि जो है ना ऐसे पेशेंट्स को ना एडिक्वेट हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि जितना ये पानी इनके अंदर एडिक्वेट हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि जितना पानी ये पी सकते हैं पिएँ, ठीक है। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए इनकी बॉडी के अंदर, जिससे क्या होगा, ये सिकलिंग का फिनोमेना इंक्रीज़ हो जाएगा और जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर होते चले जाएंगे। सबसे पहला एडिक्वेट। उसके बाद ये है कि एंटीबायोटिक थेरेपी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स यानी कि यूज़ करते हैं ताकि इन्फेक्शन का जो चांस है वो कम हो। एंटीबायोटिक थेरेपी, हमने कहा ना कि जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, तो एंटीबायोटिक थेरेपी जो होती है वो इन्फेक्शन के चांस को मिनिमल कर देते हैं। इसके अलावा इनके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। अब वो जो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसका एक नुकसान है, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होगा, जो आयरन होगा उसकी जो ब्लड के अंदर कंसनट्रेशन वो बढ़ती जाएगी, जिसे हम कहते हैं आयरन ओवरलोड। अब आयरन ओवरलोड को कम करने के लिए आयरन चिलेशन थेरेपी इनको देनी पड़ती है, जिससे क्या है कि ब्लड के अंदर जो आयरन है वो एक प्रॉपर लिमिट में रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ड्रग होती है जिसे हम कहते हैं हाइपॉक्सी यूरिया। ये जो हाइपॉक्सी यूरिया है ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग ये करती है कि ये अब देखिए हीमोग्लोबिन की ना डिफरेंट टाइप्स पाई जाती हैं एक एडल्ट के अंदर। सबसे जो मेजर है ना, जो हमने कहा वो 90 to 95% वो जो है ना HbA है, यानी कि एडल्ट हीमोग्लोबिन है। अब वो जो HbA है वो दो अल्फ़ा और 2 बीटा चेन से मिलकर बनी है। इसके अलावा एक माइनर हीमोग्लोबिन होती है जिसे हम कहते हैं HbF। ये जो है ना ये 2 to 3% होती है, ठीक है, एक एडल्ट के अंदर। इसके अंदर क्या होती हैं, दो जो होती हैं वो अल्फ़ा चेन्स होती हैं और दो जो होती हैं वो डेल्टा चेन्स होती हैं, ठीक है। ये जो दो डेल्टा चेन्स होती हैं ना, अब इसके अंदर इसका मतलब है इसके अंदर बीटा चेन्स नहीं है, जबकि हमारे पास सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन के अंदर डिफेक्ट आ रहा है। अगर हम किसी तरीके से एडल्ट के अंदर भी HbF प्रोड्यूस करवा दें तो उससे क्या होगा, जो सिकलिंग का फिनोमेना है वो रिड्यूस हो जाएगा। वो कैसे होता है, वो इस ड्रग से होता है, हाइपॉक्सी यूरिया से। ये जो हाइपॉक्सी यूरिया ये क्या करता है, HbF की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करता है एडल्ट के अंदर। जब HbF की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो बीटा चेन नहीं बनेगी जबकि डेल्टा चेन बनेगी। तो दो अल्फ़ा और 2 डेल्टा चेन्स मिलकर HbF बनाएंगी और उससे क्या होगा, जो सिकलिंग का फिनोमेना है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद ऑल्दो ये जो डिज़ीज़ है ये मतलब कि बहुत पेनफुल होती है, लेकिन इसके अलावा इसका एक फंक्शन भी है, इसका एक एडवांटेज भी है। देखिए ये डिज़ीज़ जो है ना ये होमोजाइगस रिसेसिव है, यानी कि वो पेशेंट जो कि एक मदर से भी रिसेसिव एलील मिले जिनको और फादर से भी, उनके अंदर ये जो डिज़ीज़ है ये होगी। अब जो लोग हेट्रोजाइगस होते हैं ना, यानी जिनके पास एक जो कैरियर होते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में उनके अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मलेरिया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे जो हेट्रोजाइगस जो पेशेंट्स होते हैं ना, जो कि कैरियर होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, डिज़ीज़ नहीं होते बल्कि कैरियर होते हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो मलेरिया रेजिस्टेंस उनके अंदर होती है। तो इसलिए जो है ना इस डिज़ीज़ का हम कहते हैं एक फ़ायदा ये है कि ऐसे लोग जो कि
सिकल सेल एनीमिया के कैरियर हैं, दे आर मलेरिया रेजिस्टेंट, तो ये इसका एक फ़ायदा है। अब अगली जो डिजीज़ है वो अब हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन सी डिजीज़। देखिए हीमोग्लोबिन एस के अंदर हमने पढ़ा था जो बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर 6th अमाइनो एसिड ग्लूटामेट जो है वो वैलिन से रिप्लेस हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी ये भी बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर डिफेक्ट की वजह से होती है। इसके अंदर ये होता है कि जो ग्लूटामेट होता है ना 6th पोजीशन के ऊपर, वही बीटा चेन के अंदर वो रिप्लेस हो जाता है लाइसिन से। अब ग्लूटामेट ये एक एसिडिक अमाइनो एसिड है, जबकि लाइसिन जो है ये एक बेसिक अमाइनो एसिड है। बेसिक का क्या मतलब है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हीमोग्लोबिन सी के ऊपर, जबकि हीमोग्लोबिन एस जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। अब देखें क्या होता है, नॉर्मली जो प्रोटीन होती है वो नेगेटिव चार्ज होती हैं। जो हीमोग्लोबिन ए होगी, हीमोग्लोबिन ए, जब हम इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए जब इसको रन करवाएंगे जेल के अंदर, तो क्या होगा, ये जो हीमोग्लोबिन ए है ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। जो हीमोग्लोबिन एस है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन एस है ये न्यूट्रल है, लिहाजा ये उससे थोड़ा सा जो है ना वो ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है ना वो हीमोग्लोबिन ए ट्रैवल करेगी। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ए जो हमने कहा नॉर्मल जो प्रोटीन होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। जब नेगेटिवली चार्ज होती हैं प्रोटीन्स तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ तेज़ी से जाएगा, ये जो हीमोग्लोबिन ए का सैंपल है। जबकि जो हीमोग्लोबिन एस है ये हमने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी कि इसके अंदर वैलिन ये रिप्लेस हो गया ना, तो न्यूट्रल हो गया, लिहाजा इसकी जो ये जो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना तो इतनी स्पीड से नहीं जाएगा। जो हीमोग्लोबिन ए है इसके मुकाबले में थोड़ा कम स्पीड से कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जो हीमोग्लोबिन सी है इसके अंदर चूँकि लाइसिन आ गया ना तो पॉजिटिव चार्ज हो गया है, ये जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन सी वाली, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। लिहाजा क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन सी इसके अंदर सबसे कम लीस्ट ट्रैवल करेगा, जो इसका स्पॉट होगा वो लीस्ट ट्रैवल क्यों करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव रिपल्जन की वजह से ये जो हीमोग्लोबिन सी का जो सैंपल होगा ये लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अच्छा, अब ये जो हीमोग्लोबिन सी है ना ये इतनी सिवियर फॉर्म ऑफ एनीमिया नहीं है, बल्कि इसे हम कहते हैं माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया। इतने कोई सिवियर सिम्टम्स नहीं होते इन पेशेंट्स के अंदर, पेन भी नहीं होती उस तरह की, मतलब सिवियर सिम्टम्स नहीं होते। बहरहाल ये एक डिफेक्ट है। तो आज की वीडियो के लिए इतना कुछ है, अगली वीडियो में हम इससे नेक्स्ट डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे।